Good morning, everyone. जय श्री राम बेटा, जय श्री श्याम। जल्दी से आ जाइए। तो रस्टिंग ऑफ आयरन बेटा हमारा चल रहा था, तो वो बचा था। ठीक है ना, प्रिवेंशन से मैं स्टार्ट करना था। गुड मॉर्निंग नीलम, धनंजय, तान्या, सुनील, रीना। आज बेटा आपकी क्लास है, आज कंप्लीट हो जाएगा सब। अब शांति से सुनते रहना, ठीक है। देखिए, अब हम चाहते हैं कि बेटा लोहे पे जंग ना लगे। ठीक है ना। अब हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो ये आयरन है, इस पर जंग ना लगे। ठीक है। तो बहुत सारे मेथड है। बेसिकली जो जंग लगता है उसका रीजन क्या था? ये मॉइस्चर के संपर्क में आता था, नमी के संपर्क में आता था। तो हमें क्या करना है बेटा, इस आयरन का मॉइस्चर से कांटेक्ट तोड़ना, नमी से इसका संपर्क तोड़ना। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर जिंक की कोटिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? जिंक की कोटिंग कर देते हैं। तो जब हम मेटल पर, लोहे पर जिंक की कोटिंग करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, यशद लेपन बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, यशद लेपन बोलते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, एक तो मैं ये पता है बेटा, रिएक्टिविटी सीरीज हमने पढ़ी है कि जिंक जो होता है वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। जिंक जो होता है वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो जो भी बाहर मॉइस्चर होगा, उस नमी के साथ, उस मॉइस्चर के साथ कौन रिएक्ट करेगा? जिंक रिएक्ट करेगा। तो आयरन की रिएक्शन मॉइस्चर के साथ नहीं होगी और उसका उस पर जंग नहीं लगेगा। ठीक है। दूसरा बेटा, ये ऑयल का यूज करके, पेंट का यूज करके, ये तो आपको पता ही होंगे। ठीक है ना, ये करते हैं। तो ये कहानी थी बेटा गैल्वेनाइजेशन की। अभी आगे बताएंगे, इसमें कुछ पॉइंट और बताएंगे। ठीक है। हाँ जी। देखिए, अब बेटा कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिनका कोरोजन नहीं होता। ठीक है ना। वो कौन से मेटल है जिनका कोरोजन नहीं होता? ऐसे बहुत सारे मेटल है, कई बहुत सारे मतलब कई मेटल है। लेकिन पेपर में जो पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते तो देखिए, एल्यूमिनियम जो होता है ना बेटा, एल्यूमिनियम मेटल, अगर ये मॉइस्चर के संपर्क में आता है, यानी कि ऑक्सीजन के अगर ये संपर्क में आता है, तो क्या करता है, ये कंपाउंड बनाता है Al2O3। ठीक है। ये एल्यूमिनियम था। जैसे ये मॉइस्चर के संपर्क में आया, जैसे मॉइस्चर के संपर्क में आया, जैसे ही ये मॉइस्चर के संपर्क में आया, तो इसके ऊपर क्या हो गया, एक कोटिंग बन गई। किसकी कोटिंग बन गई? Al2O3 की। अब ये जो कोटिंग है, ये क्या करती है बेटा, मॉइस्चर को अंदर आने से रोकती है। ये जो कोटिंग होती है, ये क्या करती है, इस मॉइस्चर को अंदर आने से रोकती है। तो सरफेस पर जो एल्यूमिनियम है बेटा, वो किस में बदल गया? Al2O3 में बदल गया। अब वो Al2O3 क्या कर रहा है, अंदर जो एल्यूमिनियम है उसका कोरोजन होने से रोक रहा है। हाँ, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, उपधर्मी ऑक्साइड है। क्लियर है बेटा? तो पेपर में आपसे पूछा जाए वो कौन सा मेटल है जिसका संक्षारण नहीं होता, वो कौन सी धातु है जिसका कोरोजन नहीं होता, तो क्या आंसर दोगे? एल्यूमिनियम आंसर दोगे। क्या आंसर दोगे? एल्यूमिनियम। मॉर्निंग।
श्रमिक। चलिए, अब एक ऐसा मेटल होता है, एक ऐसा मेटल होता है जो मॉइस्चर के संपर्क में आता है। तो मॉइस्चर के संपर्क में आने के बाद वो कैसा हो जाता है? ग्रीन हो जाता है। कैसा हो जाता है? ग्रीन हो जाता है। जैसे ये मेटल जो है मॉइस्चर के संपर्क में आएगा, ये हरे रंग का हो जाएगा। तो वो कौन सा मेटल है जो मॉइस्चर के संपर्क में आने के बाद ग्रीन कलर का हो जाता है? हाँ जी, कौन सा मेटल है? हाँ, कॉपर। तो कॉपर जो होता है बेटा, जैसे ही वो मॉइस्चर के संपर्क में आता है तो वो हरे रंग का हो जाता है। अब ये हरा रंग किसकी वजह से होता है? ठीक है, वो हरा रंग किसका होता है? कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। किसका होता है? कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना? तो इसकी वजह से वो हरा रंग आता है। नहीं बेटा, पूरा है कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड, और इसके अंदर OH नेगेटिव आयन दिख रहे हैं। तो ये जो ऑक्साइड होता है, सॉरी, ये जो कंपाउंड है, ये कैसा होता है? बेसिक होता है, क्षारीय होता है। कैसा होता है? बेसिक होता है, क्षारीय होता है। नोट्स तो बेटा मिल चुका है। बेटा ऐप पर अपडेट अपलोड है बेटा, सेम नोट्स बाकी बच्चे कह रहे हैं। नहीं बेटा, जिंक का कोरोजन नहीं होगा। मतलब अब आप ये सोच रहे हो आयरन के ऊपर जिंक लगा दोगे तो जिंक का तो होगा। आयरन के ऊपर अगर आपने जिंक की कोटिंग की है तो जिंक का तो होगा बेटा, लेकिन हमें आयरन को बचाना था। चलिए, देखो बच्चे बता रहे हैं अपलोड है, तो बेटा अब ध्यान से देखिए। तो ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर मैंने बता रखी है। अब एक प्रोसेस रह गया था जो कह रहे थे, सब्लिमेशन क्या प्रोसेस होता है? जब कोई सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्ट गैस में बदलता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। जब एक सॉलिड सब्सटेंस, एक ठोस पदार्थ डायरेक्ट गैस में बदलता है उसको हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। मुझे एक बात बताइए, नवरात्रों में सबने कपूर को जलते हुए देखा होगा, ठीक है ना? तो कपूर जो होती है वो कैसी होती है? सॉलिड होती है। कैम्फर जो होती है, कपूर, सॉलिड होती है। तो जब नवरात्रों में जलाते हैं तो क्या उससे कोई लिक्विड आता है? नहीं आता है। वो डायरेक्ट किस में बदलती है? वाष्प में बदलती है, वेपर में बदलती है, आप बोल सकते हो गैस में बदलती है। तो जब एक सॉलिड डायरेक्ट गैस में बदलता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। ये कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल्स है बेटा, आपको ये ध्यान रखने। ये ऐसे सब्सटेंस है जो सॉलिड होते हैं, जैसे आप इन्हें हीट करोगे ये डायरेक्ट गैस में बदल जाएंगे, जैसे कैम्फर, नेपथलीन, एंथ्रासीन, अमोनियम क्लोराइड, ड्राई आइस, शुष्क बर्फ। ड्राई आइस किसको बोलते हैं? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम सेपरेशन ऑफ मिक्सचर पढ़ेंगे। पहले सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, फिर फाइबर टू फैब्रिक। देखिए बेटा, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस देखिए, ठीक है। सबसे पहले कंपाउंड किसे बोलते हैं? कंपाउंड और मिक्सचर में अंतर देख लीजिए। अगर आपके पास दो चीजें दे रखी हैं, जबकि बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, और आप उनमें डिफरेंशिएट करना चाहते हो कि इनमें से कंपाउंड कौन सा है, यौगिक कौन सा है, और मिश्र, एंथ्रासिन बेटा 3 बेंजीन अटैच होती है, ठीक है। हाँ जी, आज लास्ट क्लास। चलिए, अब शुरू मत होना, अब चुपचाप कर लीजिए, पहले मुझे कंप्लीट कराने दीजिए, फिर मैं आपके डाउट ले लूंगा, चिंता ना करें। अभी मुझे 15 मिनट, आधा घंटे तक डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। चलिए, तो आपको कंपाउंड और मिक्सचर में अंतर पहचानना हो तो सिंपल सी चीज है बेटा, जो भी चीज आपको दे रखी है, अगर उसका एक डेफिनेट फॉर्मूला, अगर किसी चीज का एक डेफिनेट फॉर्मूला है, एक निश्चित सूत्र है, तो उसको बोलते हैं हम कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कंपाउंड। और अगर डेफिनेट फॉर्मूला नहीं है, अगर डेफिनेट फॉर्मूला नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे?
मिक्सचर बोलेंगे, मिश्रण बोलेंगे। अब जब डेफिनेट फॉर्मूले की बात करते हो तो उस फॉर्मूले के अंदर एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप के एटम्स होने चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है बेटा CeCO3। अब इसमें क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम है, कैल्शियम भी है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, अलग अलग एटम है, ठीक है ना। तो एटम कैसे होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। फॉर्मूला होना चाहिए लेकिन फॉर्मूले में जो एटम्स होंगे, परमाणु होंगे, वो अलग अलग होने चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं कंपाउंड। क्या बोलते हैं, कंपाउंड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है तो ये क्या है, कंपाउंड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है, ये है क्या है, कंपाउंड। क्या एयर का कोई फॉर्मूला होता है बेटा, आज तक सुना है एयर का फॉर्मूला, नहीं। तो जिस चीज का फॉर्मूला नहीं होगा वो आएगा मिक्सचर। जब आप NaCl को पानी में डाल देते हो, NaCl को पानी में डाल देते हो, ठीक है ना, NaCl को पानी में डाल देते हो, तो क्या उस सॉल्यूशन का कोई फॉर्मूला होता है, क्या उस सॉल्यूशन का कोई फॉर्मूला होता है, हाँ जी बेटा, क्या उस सॉल्यूशन का कोई फॉर्मूला होता है, नहीं होता है, ठीक है ना। शुगर का फॉर्मूला होता है लेकिन शुगर और सैंड को, इस मिक्सचर को, शुगर के अंदर जब सैंड को मिला देते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं, तो इन दोनों का कोई फॉर्मूला नहीं होता। जैसे यहाँ पर देखोगे इंडिविजुअली तो फॉर्मूला था, लेकिन जब इन दोनों को एक दूसरे में मिक्स कर दिया, जो चीज बन के आई है उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। तो फॉर्मूला नहीं है तो वो क्या होगा, मिक्सचर होगा। इसी तरीके से क्या होगा, मिक्सचर होंगे, ठीक है। तो कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस क्लियर है, ठीक है। अब देखिए सेपरेशन की बात करेंगे। अब सेपरेशन के मेथड देखिए, ठीक है ना। सेपरेशन का मतलब सेपरेशन कब यूज करोगे बेटा, जब मिक्सचर होगा, ठीक है। सेपरेशन कब यूज किया जाता है, जब मिक्सचर होगा। मिक्सचर के अंदर क्या होगा, एक से ज्यादा कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना, एक से ज्यादा अवयव होंगे। उन अवयवों को अलग करना है, उन कंपोनेंट को अलग करना है। तो इसमें सबसे पहला मेथड आता है बेटा हैंड पिकिंग, ठीक है ना। बेटा जिसकी हिंदी नहीं लिखी हुई आप अपना लिख लेना बेटा, ठीक है ना। मुझे इनकी हिंदी नहीं पता, ठीक है ना। सिंपल सा, ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है, आपको थोड़ा बहुत ही हिंदी में बोल रहा हूँ, नहीं तो ये आप आसानी से कर सकते हो। देखो पहला मेथड आता है हैंड पिकिंग। बचपन में आपने देखा होगा स्टैंड बालू को बोलते हैं, मोर को ये नहीं पता। यार रविंद्र तुम हर बार क्यों परेशान करने आते हो बेटा, आपको इतनी बेसिक बात भी नहीं पता कि स्टैंड क्या होता है, और आप टीचर बनने की सोच रहे हो। थोड़ा सोचो, अपना डिसीजन पर थोड़ा विचार करो एक बार, ठीक है ना। संगीता जी आप डाउट भेज दीजिए, अगर पॉसिबल हो तो बता दो। पहले बेटा मैं ये पहले मुझे कंप्लीट कराने दीजिए, बाद में पूछ लेना जो भी पूछना है, ठीक है। तो हैंड पिकिंग मेथड आपने देखा भी होगा, ठीक है ना। जैसे घर में मदर्स जो होती हैं, ठीक है ना, वो क्या करती हैं, जैसे चावल है या गेहूं है, ठीक है ना, उसमें रूढ़ी कंकड़ वगैरह प्रेजेंट है, ठीक है ना, तो वो भी एक मिक्सचर ही है, क्योंकि उसमें एक से ज्यादा सब्सटेंस हो गए। रोड़ी कंकड़ उसके अंदर है, ठीक है ना, और अनाज गेहूं भी है। तो गेहूं से उस या चावल से उस रोड़ी वगैरह को निकालना है, तो क्या करते हैं, अगर जो इम्प्योरिटी है उसका साइज बड़ा है, तो हम क्या करते हैं, उसे हाथ से पकड़ के बाहर फेंक देते थे, हाथ से पकड़ के बाहर फेंक देते हैं, ठीक है ना। हस्त चयन होगा, ठीक है, चलिए लिखते जाइए, तो जो जो पता हो आप बताते जाना। हस्त चयन होता है हिंदी मीडियम वाले, ये अपना यहाँ से कर लेना, जितना होगा बच्चे बताते रहेंगे, हम बता देंगे, ठीक है। तो ये मेथड होता है बेटा हैंड पिकिंग, क्लियर है बेटा। मैंने आप लोगों को नंबर दे रखा है ना बेटा, संगीता वगैरह डाउट पूछने के लिए नंबर मैंने दे रखा है, ठीक है। ये होता है आपका हैंड पिकिंग, ठीक है। तो देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, एक एग्जाम्पल दे रखा है मैंने, प्रॉपर नहीं लिखना, अच्छा हिंदी में लिखा रखा है। बिनाना, हैंड पिकिंग का बिनाना, राइस प्लस स्टोन, जैसे चावल के अंदर स्टोन होते हैं, ठीक है ना। अब थ्रेशिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आपने गांव वगैरह में देखा हो, गेहूं निकलते हुए देखे हैं, गेहूं निकलते हुए देखे हैं। जो गेहूं जिस चीज से निकालते हैं, जब गेहूं को हम क्या करते हैं गांव में, उसकी कटाई करते हैं, उसका बंडल बना देते हैं गेहूं के। उन गेहूं के को क्या करते हैं, हम ऐसे पहले क्या होता था, ऐसे जोर जोर से धरती में मारते थे या किसी सॉलिड मटेरियल के ऊपर मारते हैं। जब ऐसे उसे हम जोर जोर से मारते हैं, जोर जोर से पीटते हैं, तो उसमें से क्या होता है, गेहूं का दाना बाहर आ जाता है, ठीक है ना। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग बोलते हैं। थैंक यू सुधांशु, ठीक है। थ्रेशिंग क्लियर है। अब विनोइंग का मतलब क्या होता है, आपने घर पर देखा होगा चावल को ही या
सॉरी गेहूं को साफ करने का तरीका एक और होता है। जब इम्प्योरिटी जो होती है ना उसका साइज छोटा होता है और वो हल्की होती है। अगर इम्प्योरिटी भारी है, ठीक है, और जिसका साइज ज्यादा है तो उसके लिए हम हैंड पिकिंग मेथड यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर इम्प्योरिटी हल्की है और उसका साइज छोटा है, अगर इम्प्योरिटी हल्की है और उसका साइज छोटा है, तो आपने देखा वो क्या करते हैं, अगर तेज हवा चल रही हो या तो, ठीक है, नहीं तो फैन ऑन करते हैं, ठीक है ना। तो जिस चीज से इम्प्योरिटी को हटाना होता है उसको हम ऊपर ले जाते हैं और ऐसे छोड़ते हैं धीरे धीरे, ठीक है ना, धीरे धीरे छोड़ते हैं। तो उस हवा से क्या होता है, इम्प्योरिटी हल्की है तो हवा क्या करती है, उस इम्प्योरिटी को अलग लेकर चली जाती है। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं बेटा, विनोइंग बोलते हैं, ओसाना बोलते हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आता है बेटा सीविंग। सीमेंट जब घर बनता है तो जब सीमेंट वगैरह बनाते हैं तो उससे पहले देखो एक जाली होती है इस तरीके से, देखो यहाँ पे बताते हैं, हाँ ये बनी हुई जाली होती है। इस जाली के अंदर क्या करते हैं हम, सोल्यूशन जो भी मिक्सचर हमें सेपरेट करना वो डाल देते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं डाल देते हैं। तो इसमें से क्या होता है, जिनका साइज छोटा होता है वो तो इन छिद्रों से बाहर चली जाती है। बेसिकली सीमेंट में जनरली आपने बड़े आसानी से देखो, नहीं तो आटे को देख लीजिए, और अच्छा एग्जांपल देख लीजिए, आटा जो होता है, आटे के अंदर जो इम्प्योरिटी होती है, जैसे बूर बचता है, बूर बोलते हैं ना उसको, जो बचने के बाद होता है, ठीक है। बेटा हिंदी में तो डिफाइन कर रहा हूँ, लिख लेना, ये हिंदी में ही, अपनी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते, थोड़ा सा काम है, अपने आप लिख लेना, ठीक है ना। इतना मैंने कर दिया, इसमें एक एक चीज समझा रहा हूँ, जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे लिख देना बस, ठीक है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो छानने का जो प्रोसेस होता है, बेसिकली जो छानना होता है वही क्या होता है आपका, सीविंग होता है, वही क्या होता है, सीविंग होता है, ठीक है ना। जैसे जब सीमेंट वगैरह जब घर वगैरह बनाते हैं, ठीक है ना, तो जो रेती आती है उस रेती को इन जालियों से पास करते हैं ताकि उसमें जो भी पत्थर के टुकड़े होते हैं वो इस जाली पर ही रह जाते हैं और रेती आपकी नीचे चली जाती है। दूसरा एग्जाम्पल आपका आटे वाला हो गया, ठीक है। सेडिमेंटेशन देखिए, सेडिमेंटेशन में क्या होता है बेटा, मान लीजिए जैसे रेत है पानी के अंदर, पानी के अंदर आपने रेत डाल रखा है, ठीक है। तो रेत क्या करता है, अगर आप उस पानी को रख देते हो कुछ टाइम के लिए, अगर आप उस पानी में आपने रेत डाला हुआ है और उस पानी को आपने रख दिया, जैसे कई बार क्या होता है पानी आता है घरों पर, ठीक है ना, तो उसमें रेत ज्यादा आ जाता है, ठीक है ना। ये जब नया नया क्या नाम है, क्या बोलते हैं, हैंडपंप लगाते हैं, जब नया नया नल का जिसे बोलते हैं हैंडपंप लगाते हैं, तो वो स्टार्टिंग में देखोगे रेत ज्यादा देता है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, उस बाल्टी में पानी को भर लेते हैं और उसको लंबे टाइम तक छोड़ देते हैं, ठीक है। हो रहा है बेटा, मनी से बेड डिस्टर्ब ना करे, तो हम उसे लंबे टाइम तक छोड़ देते हैं। तो जब उसे लंबे टाइम तक छोड़ देते हैं तो होता क्या है, ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी क्या करती है, उस पानी के अंदर जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल थे, जो भी निलंबित कण थे, सस्पेंडेड पार्टिकल का मतलब निलंबित कण, लटके हुए जो कण थे, ग्रेविटी की वजह से क्या होते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं। तो जब ये जो निलंबित कण होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं, ग्रेविटी की वजह से जब ये नीचे बैठते हैं, ठीक है ना, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, सेडिमेंटेशन बोलते हैं, अवसादन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन बोलते हैं, अवसादन बोलते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे एक गिलास पानी पीना, आपको उसमें रेत आ गया, आपने उस पानी को थोड़ी देर के लिए रख दिया, तो जो रेत था वो गिलास में नीचे बैठ गया और साफ पानी आपका ऊपर है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उस गिलास को हल्का सा टिल्ट कर देते हैं, हल्का सा मोड़ देते हैं। तो जब ऐसे करके उस पानी को निकालते हैं, टिल्ट करके पानी को निकालते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन बोलते हैं, निस्तारण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन बोलते हैं, निस्तारण बोलते हैं, ठीक है। तो जब वो टिल्ट करके ऐसे हल्का सा घुमा के डालते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका डिकेंटेशन कहलाता है, ठीक है ना। फिल्ट्रेशन में भी क्या होता है, देखो एक फिल्टर पेपर होता है, सभी ने देखा होगा। तो फिल्टर पेपर जो होता है ना बेटा, उसके ऊपर छिद्र होते हैं। ये एक फिल्टर पेपर है, आप नॉर्मली आंखों से देखोगे तो आपको छिद्र दिखाई नहीं देंगे, ठीक है ना, लेकिन इसके ऊपर क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। अब क्या होता है, अगर मान लीजिए इम्प्योरिटी जो है, ठीक है ना, किसी मिक्सचर के अंदर जो अशुद्धता है उसका साइज थोड़ा ज्यादा है, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स थे, जैसे मैं अगर मैं बात करूं सैंड और वाटर है, ठीक है ना, तो इनमें से वाटर के पार्टिकल जो होंगे इनका साइज कम होगा, साइज छोटा होगा। तो जब आप इसको फिल्टर पेपर से पास करोगे, जब फिल्टर पेपर से पास करोगे तो क्या होगा, ये जो छोटे छोटे छिद्र दिखाई दे रहे हैं
इनमें से वाटर तो नीचे चला जाएगा, वाटर तो नीचे चला जाएगा, लेकिन सैंड के जो कण होते हैं, बालू के जो कण होते हैं, इनका साइज ज्यादा होता है। तो साइज ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, सैंड के पार्टिकल इनके ऊपर ही रह जाएंगे ऐसे। तो सैंड के पार्टिकल ऊपर रह गए, ठीक है, पानी आपका नीचे चला गया। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट आता है इवेपोरेशन एंड डिस्टिलेशन। इसमें क्या करते हैं बेटा, मिक्सचर को गर्म किया जाता है। इसमें क्या करते हैं हम, मिक्सचर को गर्म किया जाता है। तो जब मिक्सचर को गर्म करते हैं तो होगा क्या, जो वाटर होता है बेटा वो तो वेपर फॉर्म में बदल जाएगा, और जो सॉलिड था वो क्या होगा, वहीं पर रहेगा। जैसे NaCl को आपने पानी में घोल दिया, अब पानी को, सर आप बहुत अच्छा पढ़ा देते हैं। तो जब आप उसको गर्म करोगे तो क्या होगा, NaCl तो वाष्प में बदलेगा नहीं, वेपर में बदलेगा नहीं, ठीक है, लेकिन जो वाटर था वो किस में बदल जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन। इन दोनों में थोड़ा अंतर होता है, लेकिन अभी आपके सिलेबस में वो नहीं है, आपको जरूरत नहीं है फिर भी पढ़ने की उसको, ठीक है। चलिए, तो देखो जैसे NaCl प्लस वाटर था, इसको आप गर्म करोगे, गर्म करोगे तो वाटर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, NaCl वहीं पर रह जाएगा। तो दोनों चीजें अलग हो गई, ठीक है ना। समुद्री जल से जो हम नमक निकालते हैं बेटा, NaCl निकालते हैं, उसमें हम इवेपोरेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। वहां पर आप आंसर क्या दोगे, वाष्पन आप आंसर दोगे, इवेपोरेशन आंसर दोगे, ठीक है। शुगर को प्लस वाटर, चाशनी देखा होगा, चाशनी बनाते हैं तो गर्म करते हैं, तो ये पानी क्या होगा, पानी क्या होगा, वेपर फॉर्म में बदल जाएगा और शुगर आपकी बच जाएगी। देखिए जैसे आपको ये दो सॉलिड है, सैंड प्लस NaCl है, इनको अलग करना कैसे करोगे, ठीक है ना। पहले क्या करोगे, इनको पानी में मिला दोगे। अब NaCl तो पानी में घुल जाएगा, NaCl तो पानी में घुल जाएगा, सैंड नहीं घुलेगा, ठीक है ना बेटा। इसके लिए क्रिस्टलाइज सॉरी क्रोमेटोग्राफी यूज होता है, ठीक है बेटा नेहा, उसके लिए क्रोमेटोग्राफी होता है। चलिए, वो सब बेटा, ये मेथड इसमें और भी बहुत सारे होते हैं, वो सब आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है। चलिए, तो देखिए, तो पहले क्या करोगे, इसको पानी में डाल दोगे। क्या करोगे आप, इसको पानी में डाल दोगे, तो NaCl जो है ये तो पानी में घुल जाएगा, ठीक है, ये नहीं घुलेगा। तो अब क्या करेंगे, हम फिल्टर पेपर से पास कर देंगे। तो जब फिल्टर पेपर से पास करेंगे तो सैंड तो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा, और NaCl प्लस वाटर नीचे आ जाएगा। और NaCl प्लस वाटर को कैसे अलग करोगे, गर्म कर दोगे। तो गर्म करोगे तो जो वाटर है वो वेपर फॉर्म में बदल जाएगा। तो ये थे सेपरेशन के मेथड, ठीक है। अब बेटा, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइबर टू फैब्रिक। एक बार मैं PDF लेके आता हूँ बेटा, लगवानी है PDF। हाँ जी बेटा, अब 1 मिनट रुकना। हाँ जी, लास्ट क्लास है ये। अब ये जो चैप्टर पढ़ाने वाले हैं ना, अब ये बेटा, ये याद करने का ज्यादा है और ये इंग्लिश में ज्यादा है। अरे ये तो, 1 मिनट बेटा, ये तो क्वेश्चंस वाला आ गया।
अभी तो मैंने डाउनलोड किया था। एक मिनट रुकिए। दोबारा करना पड़ेगा, एक मिनट रुकिए। ठीक है, देखिए थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। चलिए बेटा, देखिए अब ये एक मिनट रुकना। ये चलो दिख रहा होगा, क्लियर दिख रहा होगा इतना तो। ठीक है, एक एक चीज देखते हुए चलते हैं। चलिए देखो, फाइबर टू फैब्रिक बेटा, ठीक है ना। फाइबर और फैब्रिक में क्या रिलेशन होता है बेटा? ठीक है, धागा देखा, धागा, धागे से आपका क्या बनता है? फैब्रिक बनता है। ठीक है ना। जब धागे के बहुत सारे धागे हम यूज करते हैं, जो बहुत सारे धागे हम यूज करते हैं, तो उससे क्या बनता है आपका? फैब्रिक बनता है। बहुत सारे धागों से क्या बनता है आपका? फिर फैब्रिक बनता है। यार्न बोलिए चाहे थ्रेड बोलिए, इसका मतलब होता है धागा। ठीक है ना। सब्सटेंस जिससे धागा निकालते हैं वो क्या कहलाता है? फाइबर कहलाता है। ठीक है ना। सब्सटेंस जिससे धागा निकालते हैं वो क्या कहलाता है? सोयल के गोले को कैसे अलग करें? किसे अलग करना है बेटा? ठीक है, तो जिस सब्सटेंस से धागा मिलता है वो था फाइबर। ठीक है ना। और इन धागों का हम कॉम्बिनेशन जब यूज करते हैं, बेसिकली बहुत सारे धागे मिल जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है? फैब्रिक। ठीक है, वीडियो वीडियो ऑन डिमांड है। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये बताइए, मैंने इंग्लिश में ही दे रखे हैं ये नोट्स। ठीक है ना, इस चैप्टर का मैक्सिमम पार्ट इंग्लिश में ही होता है। चलिए थोड़ा सा इसको साइज छोटा करते हैं। हम्म, तो फाइबर क्या है? द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड्स। ठीक है ना। तो धागे के अंदर हाँ, धागे के अंदर जो सबसे छोटे वाला पार्ट होता है, जो सबसे पतले वाला भाग होता है, उसको बोलते हैं बेटा हम फाइबर। बेसिकली मैंने कहा जिस चीज से आप धागा निकालते हो, जिस सब्सटेंस से, उसी को हम फाइबर बोलते हैं। ठीक है ना। तो थ्रेड धागा होता है, तो जो सबसे पतला धागा होता है, जो सबसे पतला धागा होता है, ठीक है ना, वही क्या होता है? आपका फाइबर होता है एक तरीके से। ठीक है ना। अब धागे जो होते हैं, ठीक है ना, अब धागे जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। फाइबर्स जो होते हैं, रेशा जो होता है वो दो तरीके का होता है। फाइबर का एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है आपका हिंदी में रेशा।
ठीक है ना बेटा, ये सारा रीडिंग का चैप्टर है, इसमें कुछ भी समझने का है नहीं, ठीक है ना। मैं जस्ट आपको एक बार बता रहा हूँ ताकि आप नोट्स पढ़ो तो आपको चीजें कॉम्प्लेक्स ना लगे, ठीक है ना। दो तरीके के फाइबर होते हैं, एक होते हैं बेटा नेचुरल, एक होते हैं सिंथेटिक। एक होते हैं प्राकृतिक रेशा, एक होगा कृत्रिम रेशा। तो प्राकृतिक रेशा जो हमें एनिमल से मिल जाए, प्लांट से मिल जाए, जो लिविंग थिंग्स थी उनसे अगर हमें कोई फाइबर मिलता है, या प्लांट्स और एनिमल से अगर हमें कोई फाइबर मिलता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल फाइबर बोलेंगे, ठीक है। और सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, अब सिंथेटिक फाइबर जो इंसान जो बनाता है, ठीक है ना, इंसान जो फाइबर बनाता है वो होता है आपका सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। चलिए बात करेंगे इस पर, एग्जांपल्स देखिए अब इनके एक बार। देखो नेचुरल फाइबर का एग्जांपल आप लोगों के सामने है, कॉटन हो गया, जूट हो गया, ठीक है ना। कॉटन मतलब रुई वगैरह जो होती है, ठीक है बेटा। अब कोई बकवास नहीं करेगा, ये हिंदी में नहीं है मेरे पास, ठीक है ना। आप इसको पढ़ लीजिए, आपको टीचर बनना, आपके पेपर में इंग्लिश भी आएगी, तो इसमें कोई ऐसी इंग्लिश लिखी नहीं हुई जो आपको ना समझ में आए। पेपर में इंग्लिश आती है ना, आती होगी ना पेपर में इंग्लिश, टीचर बनना चाहते हो तो इतनी बेसिक चीज नहीं पता, ठीक है ना। एनिमल से कौन सा मिलता है बेटा, सिल्क, आपने देखा होगा, सिल्क और वूल, ठीक है ना। वूल हम भेड़ वगैरह से निकालते हैं, ठीक है ना। सिल्क हम सिल्क मौत से निकालते हैं, ठीक है ना। रेशम जिसको बोलते हैं, रेशम और ऊन, ठीक है ना। तो ये हमें एनिमल से मिलते हैं, ये प्लांट से मिलते हैं, ठीक है। अब सिंथेटिक फाइबर के एग्जांपल, पॉलिएस्टर नायलॉन, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको, पॉलिएस्टर नायलॉन मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। एट क्लास, हाँ एट्थ क्लास का टॉपिक है ये, असल में सिक्स में भी, सेवन्थ में भी है, एट्थ में भी है, तीनों क्लासेज में है शायद ये, एनसीईआरटी में। तो अगर हिंदी वाले एनसीईआरटी उसमें से देख लेना, ये सारा इसमें कुछ नया नहीं, ठीक है ना। अब कॉटन कैसे निकालते हैं, कॉटन में खेत में देखा होगा, कॉटन के सीड्स होते हैं, ठीक है ना। कॉटन क्या होती है, पौधे के ऊपर लगती है, तो हैंड पिकिंग मेथड से हम बेसिकली हाथ से हम क्या कर लेते हैं, कॉटन को निकाल लेते हैं, हाथ से निकालते हैं कॉटन को। देखा होगा आप लोगों ने, जो कॉटन के खेत में जो काम करते हैं, कपास के खेत में, रुई के खेत में जो काम करते हैं, पीछे एक बैग लेते हैं, ठीक है ना। ये जो रुई होती है इसको हाथ से तोड़ते हैं और उस बैग के अंदर डालते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें वो कॉटन को हाथ से निकालते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, गिनिंग बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, गिनिंग बोलते हैं, ठीक है ना। या हाथ से ले लीजिए, नहीं तो एक कॉम्ब कंघे टाइप का होता है, ठीक है ना, उसको मारते हैं, उससे क्या करते हैं, कॉटन को हम सेपरेट करते हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो गिनिंग मेथड क्या होता है, आपने तो हैंड पिकिंग से कॉटन निकाल ली, उसमें बीज भी आ गया, अब उस बीज बीज को कॉटन से अलग करना है, ठीक है ना। ऐसा थोड़ी ऊपर ऊपर से कॉटन आ गई, ठीक है ना। कॉटन के साथ अगर बीज आता है तो हम क्या करते हैं, कॉटन को और सीड को, बीज को अलग करते हैं। तो अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉम्ब्स का यूज करते हैं, कंघों का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गिनिंग बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर थ्रेड बनाना होता है, ठीक है ना, कॉटन का फाइबर है, थ्रेड बनाना होता है तो क्या करते हैं, स्पिनिंग, ठीक है ना। जैसे गांधी जी करते थे चरखे की हेल्प से, ये तो सभी को पता होगा, रुई से, इस तरीके से हम उसको फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है, ठीक है ना, रुई को हम फाइबर में कन्वर्ट करते हैं, फिर उससे फैब्रिक बनता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पिनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पिनिंग बोलते हैं। तो यहां तक अब हमारा धागा बन चुका है, धागा बन सकता है बेटा। बेटा रुको नहीं, थोड़ा आप कर लोगे तो घट नहीं जाओगे, ठीक है ना। मैंने आपका इतना टाइम बचाया, आप लोगों का इतना टाइम बचाया है, ठीक है ना। मैं अगर मैं इसको एक एक चीज लिखवा लिखवा कर पढ़ाता तो आपका सिलेबस काफी लेट पूरा होता, ठीक है ना। तो इतनी मेहनत आप कर सकते हो, मैंने आपको एक एक चीज अच्छे से बताई। मैं कभी नोट्स नहीं देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ एक चीज, सुनना ध्यान से, मैं कभी भी नोट्स नहीं देता हूँ, ठीक है ना। मैंने पहली बार नोट्स दिए हैं, आज तक मैंने जितने भी बैचेस पढ़ाए हैं, मैं नोट्स किसी किसी बैच में मैंने, मुझे याद है मैं देता नहीं हूँ, मैंने आपको नोट्स दिए हैं, ठीक है, ताकि आपका टाइम बच सके। वो भी मैं बीमार था, इस वजह से दे दी, ठीक है। नहीं तो चलिए, तो यहां तक अब हमारा क्या हो चुका है, धागा बन चुका है, ठीक है ना। तो हमने कपास से धागा कैसे ठीक है बेटा, रुकनी, आपको जो करना कर लीजिए, ठीक है। आप आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता जीवन में, ठीक है ना। आपको पहली बात तो मैसेज का टाइप करते हो, ऑनलाइन का यही तो ड्रॉबैक है, ऑफलाइन में होते तो आप, आपकी आवाज नहीं निकलती वहां, ठीक है।
पढ़ने देखो, पढ़ने वाला जो बच्चा होता है ना, उसको बहाने की जरूरत नहीं होती, उसको कंटेंट मिल जाए वो पढ़ लेता है। और जिसको बहाने बनाने होते हैं ना, उससे खुद से तो पेपर क्लियर होगा नहीं, तो वो बहाने बनाता है, वो अपनी गलती नहीं मानेगा कि उसने मेहनत नहीं की, वो सब टीचर पर थोप देगा। ठीक है, थोपते रहो, टीचर को कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला। देखो, टीचर को तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। जब आप मेहनत ही नहीं करोगे तो इसमें टीचर क्या कर सकता है। ठीक है, पीताम्बरी का यूज करते हैं बेटा अरविंद, पीताम्बरी का। चलिए, अब धागा तैयार हो गया है। ठीक है, अब इसको मैं फैब्रिक में बदलना है बेटा। ठीक है ना, तो इसके लिए हमारे पास दो प्रोसेस होते हैं। ठीक है ना, एक होता है वीविंग, एक होता है निटिंग। क्या होता है? एक होता है वीविंग, एक होता है निटिंग। ठीक है ना, अब वीविंग में क्या होता है, इसमें हम दो धागों का कॉम्बिनेशन लेते हैं। ठीक है ना, दो धागों से जब फैब्रिक बनाया जाता है तो उसको बोलते हैं वीविंग। और फैब्रिक बनाने में अगर आप एक सिंगल धागे का यूज कर रहे हो, एक सिंगल यान का यूज कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं हम निटिंग। ठीक है, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न। ठीक है ना, दो धागों के सेट्स का आप यूज करोगे तो उसको बोलते हैं वीविंग। और निटिंग में क्या होगा, एक सिंगल धागे का यूज करोगे। ठीक है ना, फैब्रिक बनाने में। देखो, ये जो चैप्टर है ना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, अगर आप ऐसे ऐसे से आप हिंदी में भी लिख लोगे ना, इतना ही जितना मैं बोल रहा हूँ, तो इससे क्या होगा, इतना ही लिखो, ज्यादा चैप्टर को कॉम्प्लेक्स मत बनाओ। बल्कि देखो, इंग्लिश वालों के लिए ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है कि एक डेफिनेशन लिखिए। हिंदी वालों के लिए बस आपको क्या करना है, हिंदी में इसकी यहाँ पर लिखनी है, और जो मैं एक लाइन बोलता हूँ वो लाइन लिख लेना, वो एक लाइन लिख लेना, तो बहुत जल्दी आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि पेपर में ऑप्शन तो दिखेंगे ही, ऑप्शन देखकर आप बता सकते हो। ठीक है ना, इसके बाद आता है बेटा जूट। ठीक है ना, अब इसमें मैं क्या ही पढ़ाऊं। ठीक है ना, ये जूट फाइबर से होता है। ठीक है ना, रेनी सीजन में जूट मिलता है। पूरा ट्रांसलेट नहीं करना है बेटा रुकमणी, पूरा ट्रांसलेट नहीं करना। मैंने कहा ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ नॉर्मल वैसी लैंग्वेज में लिख लीजिए, जितना मैं बोल रहा हूँ हिंदी में उतना ही लिखिए। समझा तो मैं हिंदी में रहा हूँ। ठीक ठीक है बेटा, संगीता नंबर दे देंगे। ठीक है ना, सेम प्रोसीजर अब जूट में होगा। ठीक है ना, अब सेम वही होता है। तो एक फैब्रिक बनाने का तरीका क्या होता है, ठीक है ना, पहले आप फाइबर से धागा निकालोगे। ठीक है ना, उस धागे से आप क्या करोगे, फैब्रिक बनाओगे। ठीक है ना, जिसका फैब्रिक बनाना है, जैसे आपको जूट का फैब्रिक बनाना, अभी हमने किसका बनाया था, कॉटन का फैब्रिक बनाया था। तो कॉटन का फैब्रिक हमने कैसे बनाया था, कपास का फैब्रिक हमने कैसे बनाया था, हमने क्या किया था, कॉटन के खेत से, कपास के खेत से, कॉटन के सीड से पहले हमने क्या किया बेटा, कॉटन लिया। ठीक है ना, कॉटन लिया, उस कॉटन को हमने स्पिनिंग कराई, स्पिनिंग करा के वो क्या बन गया, धागा बन गया। उस धागे को हम फिर दो तरीके से हमने उसको फैब्रिक में कन्वर्ट किया। या एक सिंगल धागे का यूज करते हैं तो उसका निटिंग बोलते हैं। ठीक है ना, और अगर हम दो धागों का सेट लेकर फैब्रिक बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वीविंग बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ भी वही सेम प्रोसेस चलेंगे, वीविंग और निटिंग चलेंगे। ठीक है, एनिमल फाइबर, वूल और सिल्क। एनिमल से हमें वूल प्राप्त होती है, सिल्क प्राप्त होती है। ठीक है ना, वूल किससे मिलती है बेटा, भेड़ से मिलती है। ठीक है ना, भेड़ से मिलती है, बकरी से मिलती है, यॉक से मिलती है, और कुछ और एनिमल और भी होंगे, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, अब वूल क्या होती है, एनिमल की स्किन के ऊपर होती है। ऊन जो होती है एनिमल की स्किन के ऊपर होती है, भेड़ की त्वचा के ऊपर होती है, तो वहां से हम उसको निकालते हैं, वहां से हम उसको निकालते हैं। तो अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो ये है, ये स्टेप आपको याद होने चाहिए, ये स्टेप आपको याद होने चाहिए बेटा। ऊन कैसे निकालते, पेपर में पता है वो क्या देगा, वो पेपर में आपको मैच द कॉलम दे देगा, या पूछेगा वो ऊन को जब निकालते हैं तो स्टेप्स दे देगा, इनका 4 स्टेप्स लिख देगा, इनमें से कोई भी 4 स्टेप लिख देगा। और बोलेगा इनको ऑर्डर में अरेंज, बताइए कौन से ऑप्शन में इनको ऑर्डरली अरेंज किया गया है, कौन से ऑप्शन में इनको ऑर्डरली अरेंज किया गया है। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, ये चीज हिंदी में, या तो आप इसको इंग्लिश में कर लो या हिंदी में। ठीक है ना, तो ये स्टेप आपको याद होने चाहिए। ठीक है ना, तो देखिए इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कराते हैं हम शेयरिंग। ठीक है ना, तो शेयरिंग का मतलब क्या होता है, जो भी एनिमल है आपका, जैसे भेड़ है, ठीक है ना, उसकी त्वचा पर क्या है, ऊन है। ठीक है, तो उसकी त्वचा से ऊन को हमने निकाल लिया। ठीक है ना, तो जब ऊन को निकालेंगे तो कुछ त्वचा का कुछ पार्ट भी आ जाएगा, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम शेयरिंग। क्या बोलते हैं, शेयरिंग बोलते हैं। ठीक है ना, अब अगला देखिए, स्कोरिंग।
अब उस ऊन के अंदर जो भी गंदगी है, जो भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हैं, भेड़ कहीं भी, भेड़ घूम रही थी या मिट्टी में लेट जा रही थी, तो जो ऊन है उस पर गंदगी वगैरह होंगी, सैंड वगैरह होंगे, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होंगे, ठीक है ना। तो उन डस्ट पार्टिकल को जो रिमूव करते हैं उसको बोलते हैं हम स्कोरिंग। क्या बोलते हैं? स्कोरिंग। क्या बोलते हैं? स्कोरिंग। स्कोरिंग। तो शेयरिंग क्या हो गया? शेयरिंग में हमने क्या किया? भेड़ के स्किन से ऊन को निकाला। स्कोरिंग में हमने क्या किया? जो डस्ट पार्टिकल्स थे उसको हमने हटाया, ठीक है ना। अब जो ऊन आई है, अब वो ऊन हमने साफ कर ली है, ठीक है ना। हाँ, अब वो ऊन हमने साफ कर लिया बेटा, ठीक है ना। अब हम उस ऊन के हम क्या करेंगे? अब उस एक ही ऊन से डिफरेंट टाइप ऑफ क्वालिटी होती है, ठीक है ना। उस ऊन में हम क्या करेंगे? कुछ सेपरेशन करेंगे, ठीक है ना। पता चला इस एरिया में कि जो एरिया था इसमें ये अच्छी क्वालिटी की वूल है, दूसरी में अच्छी क्वालिटी की नहीं है, ठीक है ना। तो हम क्वालिटी के बेसिस पर जब ऊन को सेपरेट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्टिंग, ठीक है ना। सॉर्ट आउट करना, सिंपली सॉर्टिंग, सॉर्ट आउट करना। सॉर्ट आउट करना मतलब क्वालिटी के बेस पर ऊन को अलग अलग करना, ये कहलाता है सॉर्टिंग। क्लीनिंग ऑफ बुर्स, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है ना। जो छोटे छोटे फूले हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है ना, जो छोटे छोटे, एक मिनट, एक मिनट, ये क्या लिखा है? अब ये कह रहा है, अब जो ऊन हम निकाल रहे हैं, उससे जो ऊन हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना, ऊन फूली हुई होती है बेटा। ये अगर आप गूगल भी करोगे ना, छोटे को हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है ना, वहां भी पता चलेगा। नहीं तो एनसीईआरटी में दे रखा है सारा, एनसीईआरटी में ये दे रखा है। ये हिंदी मीडियम की आपके पास एनसीईआरटी जरूर होगी, ठीक है ना। तो वहां से इस टर्मिनोलॉजी को लिख लेना, ठीक है ना। वहां से क्या करना, इस टर्मिनोलॉजी को आप लिख लेना। चलिए, तो क्लीनिंग ऑफ बुर्स में क्या होता है, ठीक है ना। जो ऊन के जो छोटे छोटे फाइबर होते हैं, ऊन के जो छोटे फाइबर होते हैं, ठीक है ना, जो छोटे छोटे रेशे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बुर्स बोलते हैं। ऊन के जो छोटे छोटे फाइबर्स होंगे उनको हम क्या बोलते हैं? बुर्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो इन छोटे छोटे कपड़ों पर भी हम फिर छोटे छोटे ऊन के धागों का हम क्या करेंगे? फिर से यही प्रोसेस रिपीट करेंगे, इनकी स्कोरिंग कराएंगे, ठीक है ना। और स्कोरिंग करा के इनको क्या कर देंगे? हम सुखा देंगे। स्कोरिंग करा के सुखाने का जो प्रोसेस होता है वो होता है क्लीनिंग ऑफ बर्स। अब इस पर ना जाए तो सिंपली सी बात यही होती है, ऊन को साफ किया जाता है बेसिकली। डस्ट पार्टिकल तो हमने पहले निकाल दिए थे, ठीक है ना। अब जो छोटे छोटे बुर्स होते हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे जो धागे होते हैं उनको हम क्या करते हैं? उनमें से फिर से अगर कोई सैंड वगैरह बच जाता है, डस्ट पार्टिकल वगैरह बच जाते हैं, उनको हटाते हैं, फिर उसको सुखाते हैं। बेसिकली इसमें क्या करते हैं? हम उसको सुखा रहे हैं बेसिकली मेन, ठीक है ना। अब ऊन सूख गई है। देखो हमने सबसे पहले क्या किया है, सुन लीजिए, दोबारा सुन लीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया है? जो भी हमारे पास शिप वगैरह थी, भेड़ वगैरह थी, उसकी स्किन से हमने क्या किया है? वूल को निकाल लिया, ठीक है ना। उसको बोलते हैं स्कोरिंग। मेरी तबीयत अब ठीक है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं? स्कोरिंग। उसके बाद हमने क्या किया? उसमें से जो जस्ट पार्टिकल वगैरह थे उनको सेपरेट किया, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने क्या किया? यार थोड़ी देर के लिए कमेंट ना करें, ठीक है ना। फिर हमने क्या किया? क्वालिटी के बेसिस पर ऊन को सेपरेट कर लिया, ठीक है। अब उसके अंदर क्या है? छोटे छोटे ऊन के जो रेशे होते हैं, ठीक है ना, उनको बोलते हैं हम बुर्स, ठीक है। उनको हम क्या करते हैं? फिर से उनको हम ये स्कोरिंग और ये जो प्रोसेस है, ये सारे प्रोसेस फिर से उन छोटे छोटे धागों पर फिर से रिपीट करते हैं, उसको सुखाते हैं, ठीक है ना। सुखाने के बाद हम क्या करते हैं बेटा? ऊन को जो भी कलर देना हो उस कलर से डाई कर देते हैं, उस कलर से क्या कर देते हैं? डाई कर देते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हमें जो ऊन मिलती है वो कलर्ड फॉर्म में मिलती है, ठीक है ना। ऊन जो होती है हमें वो कलर्ड फॉर्म में मिलती है, ठीक है। तो ये सारे स्टेप है बेटा, ठीक है। क्लियर है? अब यहाँ से देखे दोबारा, देखो अब इस पर आते हैं, देखो। चलिए, यहीं पर रिवीजन हो जाएगा। शेयरिंग क्या होगा? सबसे पहले शेयरिंग, हाँ जी बेटा, शेयरिंग में क्या करेंगे? हम ऊन निकालेंगे। देखो हिंदी मीडियम वालों के लिए ऐसे लिख लोगे ना, एनिमल से। चलिए मैं थोड़ी मेहनत कर देता हूँ, वैसे आप इसको हिंदी में तो लिख लोगे, एनिमल से
ऊन प्राप्त करना, एनिमल से ऊन प्राप्त करना। हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले भी ऐसे लिख लेंगे, ये सबसे ज्यादा बढ़िया है, उसमें ना जाएंगे। ठीक है ना। स्कोरिंग में क्या होगा, डस्ट को हटाना, धूल को हटाना, ऊन से धूल को हटाना। ठीक है। गुणवत्ता के आधार पर ऊन को अलग करना, सॉर्टिंग। गुणवत्ता के आधार पर ऊन को अलग करना। ठीक है। क्लीनिंग ऑफ बुर्स में क्या करेंगे हम, फिर से प्रोसेस स्टेप्स को रिपीट करेंगे। ठीक है। और इसे सुखा देंगे, एंड ड्राइड, सुखाना। दोहराएंगे सारे भाग, सारे स्टेप को। और डाइंग का तो मतलब समझते होगे, बालों पर डाई कराते, कपड़ों पर डाई कराते। डाई कराने का मतलब ऊन को रंग देना। रोलिंग में क्या होगा बेटा, ठीक है ना, रोल करेंगे। ठीक है ना, अपने अकॉर्डिंग जिस शेप में उसको लेके आना है बेसिकली, या उसके रोल करने का मतलब उसको गट्ठे बनाकर, ठीक है ना, बेच देंगे बस। ठीक है, क्लियर है। अब मैंने आपको ये सारे बता दिए, वूल का प्रोडक्शन कैसे होता है। कटाई, अभिमार्जन, छटाई, धुलाई। अच्छा देख लेना बेटा एक बार ये बच्चे ने बताया, कटाई, अभिमार अभिमर्जन, हाँ ये लीजिए अभिमर्जन, ये थोड़ा बहुत देख लेना। ये हो गया छटाई, हाँ ये हो गया छटाई। ये हो गई धुलाई। देखिए इतना परेशान हो रहे हो बच्चे ने 2 मिनट में भेज दिया सब। ठीक है। रोलिंग का मतलब हो गया बुनाई। ठीक है बेटा, लीजिए हिंदी मीडियम वालों खुश रहिए। हाँ जनवरी में बेटा, मैं जनवरी में प्रैक्टिस कराऊंगा अपन नए क्वेश्चन की। ठीक है ना, जब तक आप क्या करोगे, सीटेट के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है टॉपिक वाइज मेरे यूट्यूब चैनल पर वो कर लिए आप, वो कर चुके होंगे मैक्सिमम बच्चे। ठीक है, जिसने नहीं किए वो कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, मैराथन के सेशन करने हैं। जो मैराथन यूट्यूब पर पड़ी है, 2 फिजिक्स की 2 केमिस्ट्री की। ठीक है ना, तो हम 2 जनवरी से 3 जनवरी से कोशिश करेंगे कंटिन्यू कर लें। ठीक है ना, या 5 जनवरी के बाद कर लेंगे। 5 जनवरी तक आप सारा रिवाइज करके रखिए। 5 या 6 जनवरी को, 1 तारीख के बाद जो अगला मंडे कब आएगा, संडे से स्टार्ट कर देंगे। 8 तारीख से स्टार्ट कर लेंगे, शायद सैटरडे संडे से 7 या 8 तारीख से स्टार्ट कर लेंगे। तो बेल आइकन को प्रेस करके रखना, और जो टेलीग्राम है उसको ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम को कैसे ज्वाइन करना है, यूट्यूब जो भी आप वीडियो देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उससे ज्वाइन कर देना। क्योंकि जब भी सेशन होगा मैं उसमें शेयर कर दूंगा और आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, नहीं मेरी क्लास कल से नहीं लगेगी। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना ताकि आपको पता चलता रहे जब भी क्लासेस होगी, और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि क्लास हो जब भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, उसमें शेयर होती है क्लासेस। हाँ जी बेटा, है बिल्कुल है साक्षी बेटा, बिल्कुल है। ठीक है, चलिए बेटा अब आगे चलते हैं। ठीक है, रोलिंग मैंने बताया जिसके अकॉर्डिंग आपको करना है। ठीक है ना, जैसे वूल से स्वेटर बना दिए। रोलिंग मतलब जिस भी शेप में आप उसे लाना चाहते हो ला सकते हो। ये काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, सिल्क वाला। ठीक है ना, सिल्क वाला जो प्रोसेस होता है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो सिल्क जो होती है, रेशम जो होती है, हमें किससे प्राप्त होती है, सिल्क वोल्म से, रेशम का कीड़ा होता है।
ठीक है ना। पेडागोजी दूसरे टीचर बनाएंगे। रेशम हमें किससे प्राप्त होती है बेटा? इसको बड़ा कैसे करते हैं, मैं भूल गया हूँ थोड़ा, इसको काफी टाइम बाद ये वाला। चलिए कोई नहीं, इतना वैसे इसमें क्लीन दिखता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी कंप्लीट हो गया, नहीं हो चुका, आप देखते जाइए। सिल्क, कितना टाइम बचा है? अब आप देखते जाइए बेटा, थोड़ा सा जल्दी पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो रेशम के कीड़े से हम क्या करते हैं, रेशम प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। तो रेशम के जो सिल्क मोथ होता है बेटा, सिल्क मोथ जो होता है इसकी लाइफ साइकिल आपको पता होनी चाहिए। सिल्क मोथ जो होता है इसकी लाइफ साइकिल आपको पता होनी चाहिए कि कैसे ये हमें सिल्क देता है, ठीक है ना। होता क्या है, सिल्क मोथ के अंदर क्या होता है, कोकून, जिससे हम सिल्क प्राप्त करते हैं। रेशम के कीड़े के अंदर किस भाग से प्राप्त करते हैं, बेसिकली ये कोकून होता है, ठीक है ना। तो हम कोकून से क्या होता है, कोकून स्टार्टिंग फेज होती है इसकी, ठीक है ना। तो कोकून में ये धागा बनता है, रेशम का धागा कहाँ बनता है, कोकून में बनता है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, कोकून से धागे को निकालते हैं, कोकून से हम धागे को निकालते हैं, तो इसको बोलते हैं रीलिंग ऑफ सिल्क, ठीक है। अब ये जो कोकून से जब हम धागा निकालते हैं, ये मशीन में बेसिकली, ये स्पेशल टाइप की मशीन में ये कार्य होता है, ठीक है ना। तो कोकून से हम क्या करते हैं, रेशम निकालते हैं, ठीक है ना। कोकून किसका पार्ट होता है, सिल्क वर्म का पार्ट होता है, ठीक है ना। जो रेशम का जो कीड़ा होता है उसमें होता है कोकून, उससे हम सिल्क का धागा निकालते हैं, ठीक है ना। और फिर उसको हम डिफरेंट शेप में जैसे भी हमें करना हो, रेशम को अरेंज करना हो, तो उसमें सॉरी, कोकून से जब धागा निकालते हैं उसके लिए मशीन का यूज करते हैं। उसके बाद जैसे हमने जो भी शेप देनी हो वो हम शेप देते हैं, ठीक है। चलिए अब सिल्क जो होती है ये 3-4 टाइप की होती है, मलबरी सिल्क, तसार सिल्क, एरी सिल्क, मोगा सिल्क, ठीक है। और वैसे भी जो कोकून की जो लाइफ साइकिल है, जब आपके फाइबर टू फैब्रिक के क्वेश्चन करोगे और मैराथन करोगे, उसमें मैंने आपको अच्छे से डिस्कस भी करवा रखा है, ठीक है ना। तो ये बेटा पढ़ने की चीज है। फर्स्ट कॉमन सिल्क कौन सी थी, मलबरी सिल्क थी, ठीक है ना। सिल्क फाइबर किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, सिल्क के जो धागे होते हैं ना, ये आपके जैसे स्टील स्टील जो होती है, स्टील का अगर आप एक फाइबर लोगे, स्टील का धागा लोगे, ठीक है ना, तो जितना शक्तिशाली वो होता है उतना ही शक्तिशाली आपका सिल्क का धागा होता है, ठीक है ना, रेशम का धागा होता है। और जब हम ये रेशम के कीड़ों को पालते हैं, जिससे हम रेशम प्राप्त करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सेरिकल्चर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सेरिकल्चर बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये था। अब देखिए, अब ये जो पार्ट वाला है, आगे जो पार्ट होने वाला है, इसमें आपको क्या करना है, पॉलीमर क्या होता है मैं ये आपको समझा देता हूँ बस, ठीक है ना। देखिए बेटा, आजकल अब जो सिल्क, सॉरी क्या कर, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ, ठीक है ना, ये जरूर करनी है बेटा, ध्यान रखना, जरूर करनी है। ये मैंने करा रखी है फाइबर टू फैब्रिक पे, ठीक है ना। क्वेश्चन डिस्कशन में एक दो चीज मैंने क्वेश्चन डिस्कशन में करा रखी है, ठीक है ना। तो जब आप क्वेश्चन करोगे वो हो जाएगा। हालांकि वो क्वेश्चन एक बार आ गया, वो दोबारा वो आएगा तो नहीं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आप कर लेना, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको दिख जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप जितनी भी चीजें यूज करते हो डे टू डे लाइफ में, जितनी भी चीजें यूज करते हो, ठीक है ना, वो सारी क्या होती है, लगभग सारी नहीं, लगभग क्या होती है, पॉलीमर होती है। जैसे आप हेलमेट पहनते हो वो एक पॉलीमर है, सुबह कॉम्ब का, कंघे का यूज करते हो वो एक पॉलीमर है, पॉलीथीन का यूज करते हो वो एक पॉलीमर है, ठीक है ना। और प्लास्टिक का यूज करते हो वो एक पॉलीमर है। जो फ्राइंग पैन पर जो ब्लैक कलर की जो कोटिंग होती है वो क्या है, वो एक पॉलीमर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो आप डे टू डे लाइफ में सब्सटेंस यूज करते हो, बेसिकली मैक्सिमम सब्सटेंस क्या होते हैं आपके, पॉलीमर ही होते हैं। क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं। अब पॉलीमर जिस छोटे सब्सटेंस से, मतलब पॉलीमर की जो सबसे छोटी यूनिट होती है, जिस चीज से वो पॉलीमर बना है, जिस चीज से वो बहुलक बना है, पॉलीमर को बोलते हैं हिंदी में बहुलक, ठीक है ना। तो वो जिस चीज से बना है उसको बोलते हैं मोनोमर। किसको क्या बोलते हैं, मोनोमर। जैसे पॉलीथीन है, जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल लूं, पॉलीथीन है बेटा, इसको हिंदी में बोलते हैं बहुलक, पॉलीथीन है। तो पॉलीथीन जो है बेटा, ये एक पॉलीमर है, एक बहुलक है, ठीक है। अब ये किससे बनी है, देखो जिस वर्ड के आगे पोली लग गया ना, उसमें तो बड़ा आसान हो जाता है पहचानना। पोली इथीन, मतलब इसमें बहुत सारी इथीन यूज की गई है। पॉलीथीन किससे बनी है, बहुत सारी इथीन से बनी है। तो यानी कि इसकी सबसे छोटी यूनिट क्या होगी,
इथीन होगी। तो जो सबसे छोटी यूनिट होती है पॉलीमर की बहुलक की, उसको बोलते हैं मोनोमर। तो आपको ये मोनोमर याद करने हैं और किस पॉलीमर का यूज कहां पर करते हैं, ये फंडा है। किस पॉलीमर का यूज कहां पर करते हैं ये आपको याद रखना। और उसका मोनोमर, मोनोमर का मतलब क्या होता है, उस चीज की वो सबसे छोटी यूनिट होती है। मतलब ये बहुत सारी इथीन ने मिलकर, बहुत सारी इथीन ने मिलकर क्या बनाया है, पॉलीथीन बनाया है। बहुत सारी इथीन ने मिलकर क्या बनाया है, पॉलीथीन बनाया है। ठीक है ना। तो मोनोमर समझ गए, बहुलक की सबसे छोटी इकाई, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, जिस चीज से वो पॉलीमर बना है। ठीक है ना, बस अब आपको यही याद रखना है। ठीक है ना। अब मैंने ये आपको लिखवा रखे हैं सारे। कॉटन इज ए पॉलीमर ऑफ सेलुलोज। कॉटन किससे बनता है, सेलुलोज से बनता है। और सेलुलोज किससे बना बेटा, ग्लूकोज से बना। कॉटन सेलुलोज से बना है, ठीक है ना। और सेलुलोज किससे बना है, ग्लूकोज से बना है। अब ये सिंथेटिक फाइबर हो गई, ये कैरेक्टरिस्टिक होती है। ठीक है ना, ये पढ़नी है आपको। ठीक है ना, कि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, एक तो ये जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है ना, इनकी कॉस्ट कम होती है। ठीक है ना, ये आसानी से मिल जाते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या, रेयन। अब जो जहां पर क्वेश्चन बनेगा ना उस पर थोड़ा फोकस करते हैं। रेयन जो है कैसा फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर है। रेयन कैसा फाइबर है बेटा, सिंथेटिक फाइबर है। लेकिन ये जिस चीज से बना है वो नेचुरल है। तो क्वेश्चन कैसे आता है इसका, ऐसा बहुलक बताइए जो आर्टिफिशियल हो, ठीक है, लेकिन उसका जो सब्सटेंस होगा, उसका जो मोनोमर होगा, या जिससे वो बना है, जिसका स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा, वो नेचुरल होगा। तो इसका स्टार्टिंग मटेरियल होता है वुड पल्प। ठीक है ना। तो रेयन जो है ये एक आर्टिफिशियल क्या है, फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर है। लेकिन ये किससे प्राप्त करते हैं, नेचुरल सोर्स। और नेचुरल सोर्स क्या होता है, वुड पल्प होता है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं नायलॉन की। नायलॉन सबसे पहले बनाया गया धागा था। ठीक है ना, फुली इसमें कोई नेचुरल नहीं। सबसे पहले कृत्रिम रूप से जो धागा बना था, जो पॉलीमर बना था, वो क्या था, नायलॉन बना था। किससे बनता है, कोयले से बनता है, जल से बनता है, एयर से बनता है। ठीक है ना, चमकीला होता है ये। ठीक है ना, इसको धोना आसान होता है। ठीक है ना, नायलॉन के से पैराशूट बनाते हैं। ठीक है ना, पैराशूट किसके बने होते हैं, नायलॉन के बने होते हैं। जो क्लाइंबिंग के लिए, पहाड़ों पर चढ़ने के लिए जो रस्सी यूज करते हैं वो किसकी बनी होती है, नायलॉन की बनी होती है। ठीक है ना, नायलॉन का जो धागा होता है ना, ये स्टील से भी स्ट्रांग होता है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नायलॉन का जो धागा होता है वो किससे स्ट्रांग होता है, स्टील से भी स्ट्रांग होता है। नायलॉन का यूज हम पैराशूट बनाने में यूज करते हैं और रस्सी बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, नायलॉन दो तरीके का होता है, ये मैंने एक्स्ट्रा करा रखा। अब ये जो चीज आ रही है एक्स्ट्रा, आपको समझ आए तो कर लो, नहीं तो छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं, अलग से। ठीक है ना, तो दो तरीके का नायलॉन होता है। ठीक है ना, एक होता है नायलॉन 66। तो नायलॉन 66 के दो बेसिक यूनिट होती हैं, दो छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, जिसमें से एक क्या होती है, हेक्सामिथाइलिन डायमीन, दूसरा होता है एडिपिक एसिड। मतलब इनकी हम बहुत सारी यूनिट करेंगे, बहुत सारी यूनिट्स का यूज करेंगे। जब इनकी बहुत सारी यूनिट्स का यूज करेंगे तो जो पॉलीमर बन के आएगा वो आएगा नायलॉन 66। ये 66 का मतलब क्या होता है, इसमें दो मोनोमर है, एक ये है, एक ये है। इसमें भी 6 कार्बन होते हैं, इसमें भी 6 कार्बन होते हैं। ठीक है ना, इसका यूज कहां पर करते हैं, ब्रिस्टल ऑफ ब्रश समझते हो, ब्रश जो करते हैं, ब्रश पर जो व्हाइट कलर के जो फाइबर्स होते हैं उनको बोलते हैं ब्रिस्टल्स। तो वो जो व्हाइट कलर के जो रेशे होते हैं, फाइबर होते हैं, ठीक है ना, वो नायलॉन 66 के होते हैं। अगला आता है नायलॉन 6, इसका मोनोमर होता है कैप्रोलैक्टम। याद करना, इसमें कुछ समझाने को है नहीं। इसका यूज रस्सियां बनाने में यूज करते हैं। ठीक है ना। अब जो काम की चीज है, अगर आपने 10th क्लास में पहले कभी साइंस पढ़ी हुई तो फंक्शनल ग्रुप पढ़े होंगे। ठीक है, तो नायलॉन जो होता है ना, इसके नायलॉन जो बनता है, इसके अंदर कौन सा क्रियात्मक समूह होता है, अमाइड ग्रुप होता है। कौन सा होता है, अमाइड होता है। ठीक है ना, अमाइड होता है CONH2 ग्रुप। तो इसके अंदर कौन सा ग्रुप होता है बेटा, अमाइड ग्रुप होता है। ये दोनों एक साथ बता दें। ठीक है ना, ये अमाइड का मतलब होता है CONH2 ग्रुप होता है। पोली मतलब बहुत सारे। ठीक है ना, तो जब वो दो मोनोमर जुड़ते हैं ना, एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमीन, जो दोनों मोनोमर जुड़ते हैं, ठीक है ना, तो उनके जुड़ने से इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप बनता है वो बनता है अमाइड फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप बनता है, अमाइड फंक्शनल ग्रुप बनता है। ठीक है, तो दो जुड़ेंगे तो एक अमाइड ग्रुप बनता है, जब दो मोनोमर जुड़ेंगे तो एक अमाइड ग्रुप बनता है। तो हमने कहा पॉलीमर में हम मोनोमर जो होते हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो जो बहुत सारे मोनोमर लोगे, जो बहुत सारे मोनोमर लोगे, ठीक है ना, तो बहुत सारे अमाइड ग्रुप बनेंगे। जब दो से एक अमाइड ग्रुप बन रहा है दो मोनोमर से, यानी कि एक मॉलिक्यूल आपने हेक्सामिथाइलिन डायमीन का लिया, एक एडिपिक एसिड का लिया, दोनों को जोड़ा तो क्या बना, एक अमाइड ग्रुप बना। और मैं कह रहा हूं कि ये जो मोनोमर आप लेते हो ये बहुत सारे लेते हो, तो इसमें क्या बनेंगे, बहुत सारे अमाइड ग्रुप बनेंगे। ठीक है ना, तो नायलॉन क्या होता है, पॉलीअमाइड का एग्जांपल है। 4 ऑप्शन अगर आपसे पूछ लेगा इनमें से कौन सा पॉलीअमाइड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीअमाइड। इसी तरीके से तो आंसर क्या आ जाएगा उसका, नायलॉन। इसी तरीके से एस्टर ग्रुप पढ़ा होगा। ठीक है ना, ठीक है ना,
तो अब पढ़ते हैं पोलिएस्टर। ठीक है ना, पोलिएस्टर जो होता है, इसका एग्जांपल होता है आपका टेरिलिन, डाइक्रोम, वो सब मैंने लिखवा रखा होगा, आपके इसमें नहीं होगा, ठीक है ना, सिलेबस में नहीं होगा। चलिए, तो पोलिएस्टर की कैरेक्टरिस्टिक देखिए। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बनेगा, इट डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली। ठीक है ना, पोलिएस्टर को आप ऐसे तोड़ मोड़ ऐसे कर दोगे ना, जैसे कपड़े को, अगर कोई शर्ट, आप नॉर्मली शर्ट को आप मोड़ फोल्ड कर देते हो तो उसमें क्या होती है, लाइनिंग गिर जाती है। ठीक है ना, जबकि इसमें रिंकल नहीं आएंगे पोलिएस्टर में। ठीक है ना, एस्टर से बना होता है, ये मैंने बता दिया। पोलिएस्टर किससे बना होगा, एस्टर से बना होगा। अगर पोलीकोट बोलते हो तो इसका मतलब क्या होगा, पोलिएस्टर प्लस कॉटन होगा। पोलीवूल बोलते हो तो पोलिएस्टर प्लस वूल होगा। ठीक है ना, आप आपसे पूछेगा वो कौन सा पॉलीमर है, वो कौन सा बहुलक है, ठीक है ना, या वो कौन सा फैब्रिक है जो जल्दी आग पकड़ता है। ठीक है ना, तो पोलिएस्टर का जो धागा होता है ये सबसे जल्दी आग पकड़ता है। ये क्वेश्चन जो बता रहा हूँ, पोलिएस्टर का जो धागा है ये सबसे जल्दी आग पकड़ता है, इस चीज का ध्यान रखना। इसका एग्जाम्पल है टेरलिन। ठीक है, टेरलिन और डेक्रोन। तो ये जो टेरलिन और डेक्रोन होता है बेटा, इसके अंदर भी दो मोनोमर होते हैं, एक होता है इथाइलिन ग्लाइकोल, दूसरा होता है टर्पथैलिक एसिड। एक होता है इथाइलिन ग्लाइकोल, दूसरा क्या होता है, टर्पथैलिक एसिड। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये पेट, पेट की फुल फॉर्म क्या होती है, पोली इथाइलिन टर्पथैलेट। इसका यूज कहां पर करते हैं बेटा, वाटर बोटल्स बनाने में। इसका यूज कहां पर करते हैं हम, वाटर बोटल्स बनाने में हम इसका यूज करते हैं। पॉलिथीन मैंने बता ही दिया। ठीक है ना, पॉलिथीन किससे बनती है, इथीन से बनती है। पीवीसी की फुल फॉर्म होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो मैंने कहा जब भी किसी वर्ड के आगे पोली आ जाएगा तो उसका मोनोमर पहचानना आसान होता है। तो इसका मोनोमर क्या होगा, विनाइल क्लोराइड होगा। इसका मोनोमर क्या होगा, विनाइल क्लोराइड होगा। इसका यूज कहां पर करते हैं हम, पाइप्स बनाने में यूज करते हैं। टेफ्लॉन का, टेफ्लॉन क्या होता है बेटा, जो बर्तन होते हैं ना, बर्तनों पर जो ब्लैक कलर की कोटिंग होती है, बर्तनों पर जो ब्लैक कलर की कोटिंग होती है वो किसकी होती है, टेफ्लॉन की होती है। ठीक है ना, तो फ्राइंग, बेसिकली फ्राइंग पैन पर यूज करते हैं। तो इस टेफ्लॉन की कोटिंग से होता क्या है, आपका खाना नहीं चिपकता है। ठीक है ना, जो भी बर्तन होंगे उसमें आपका खाना नहीं चिपकता है, इसलिए हम उसकी कोटिंग करते हैं। तो वो जो कोटिंग होती है वो, ठीक है ना, वो किससे बनती है, टेट्राफ्लोरोइथीन से बनती है। ये मैं एक्स्ट्रा करा रहा हूँ, आपको एक्स्ट्रा है, ध्यान रखना। ठीक है ना, नॉन स्टिकी कुकवेयर्स का मतलब ऐसे बर्तन जिसमें खाना नहीं चिपकता। ठीक है ना, एक होता है PAN, इसकी फुल फॉर्म होती है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। तो इसका मतलब इसका मोनोमर क्या हो जाएगा, एक्रिलोनाइट्राइल हो जाएगा। इसका यूज करते हैं वुलन फाइबर्स बनाने में, ऊनी रेशे बनाने में। ठीक है, बेकेलाइट जो होता है, बर्तनों पर जो ब्लैक कलर का हैंडल होता है बेटा, बर्तनों पर जो ब्लैक कलर का हैंडल होता है वो किसका होता है, बेकेलाइट का होता है। बिजली के जो ब्लैक कलर के पहले स्विच आते थे ना, गोल गोल टाइप से, तो वो जो बिजली के स्विच आते थे वो किसके बने होते हैं बेटा, बेकेलाइट के बने होते हैं। और बेकेलाइट किससे बनता है, फिनोल प्लस फॉर्मल्डिहाइड से बनता है। मेलामिन आप छोड़ देना, अगर मेलामिन मैंने लिख रखा होगा आपको करने की जरूरत है नहीं। ठीक है ना, नेचुरल रबड़ देखिए, नेचुरल रबड़ जो होती है बेटा, रबड़ के पौधे से प्राप्त होती है, जिसको, ठीक है ना, लेटेक्स होता है बेसिकली। तो नेचुरल रबड़ का जो नाम होता है ये होता है आपका आइसोप्रीन। नेचुरल रबड़ का जो नाम होता है ये क्या होता है, आइसोप्रीन होता है। ठीक है ना, ये नेचुरल रबड़ का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, ये नेचुरल रबड़ का स्ट्रक्चर होता है। तो जो नेचुरल रबड़ होती है बेटा वो सॉफ्ट होती है, मृदु होती है। वो क्या होती है, सॉफ्ट होती है, मृदु होती है। ठीक है ना, नेचुरल रबड़ क्या होती है, सॉफ्ट होती है, मृदु होती है। तो हम उसकी प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसे कठोर बना जाना चाहते हैं, उसे हार्ड बनाना चाहते हैं। तो उसको कठोर बनाने के लिए, हार्ड बनाने के लिए, उसको कठोर बनाने के लिए, हार्ड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसे हम सल्फर के साथ हीट करते हैं। क्या करते हैं, उसको सल्फर के साथ हीट करते हैं। तो जैसे हम इसको सल्फर के साथ हीट करेंगे तो सल्फर क्या करता है, इन दो लेयर्स को जोड़ देगा, इन दो लेयर्स को क्या कर देगा, जोड़ देगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़, हिंदी में बोला जाता है रबड़ का वल्कनीकरण। तो इससे करने से क्या होगा, पहले यहाँ पर कोई बॉन्ड था इन दोनों के बीच में, कोई बॉन्ड नहीं था, लेकिन अब सल्फर के साथ हीट करने से क्या हो गया, इन दोनों के बीच में बॉन्ड आ गया। तो ये वाली जो रबड़ होगी ये क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। ये रबड़ क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। ठीक है ना, तो इस रबड़ को हम बोलते हैं बेटा वल्कनाइज्ड रबड़, हिंदी में वल्कीकृत रबड़। क्या बोलते हैं, वल्कनाइज्ड रबड़, वल्कीकृत रबड़ बोलते हैं। ठीक है ना, वल्कनाइज्ड रबड़, वल्कीकृत रबड़ बोलते हैं। तो इसके अंदर सल्फर है या नहीं है, सल्फर। तो सल्फर कितना परसेंट है बेटा इसका, 3 से 5%। क्या होता है, 3 से 5%। नेक्स्ट आता है गिलिप्टल। गिलिप्टल का यूज करते हैं बेटा पेंट में। ठीक है ना, ये किससे बनता है, इथाइलिन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड से बनता है। किससे बनता है, इथाइलिन और
थैलिक एसिड से बनता है, ठीक है ना। दो तरीके का प्लास्टिक होता है, एक होता है थर्मोप्लास्टिक, एक होता है थर्मोसेटिंग, ठीक ना। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है बेटा, थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होता है जिसको आप गर्म करोगे तो गर्म करने पर क्या हो जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा, सॉरी कह रहा हूँ गर्म करने पर ठंडा, गर्म करने पर क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, और अगर उसे आप ठंडा करोगे तो वो कठोर हो जाएगा। गर्म करने पर सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ठंडा करने पर क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना, मेन एग्जाम्पल है पॉलिथीन और पीवीसी, ठीक है ना। कौन सा थर्मोप्लास्टिक होगा, पॉलिथीन और पीवीसी आपके थर्मोप्लास्टिक, और थर्मोसेटिंग में बेकेलाइट और फिनोल है, सॉरी बेकेलाइट और, हाँ जी, बेकेलाइट और मेलामिन क्या होंगे बेटा, थर्मोसेटिंग के बेकेलाइट और मेलामिन, ठीक है ना। मेलामिन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना, ये बता रखे। अब देखिए, ठीक है बेटा, तो ये था फाइबर टू फैब्रिक। अब एक चीज लिख लेना बस, ठीक है ना, लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ, एटम के बारे में बता रहा हूँ, एटम के बारे में। एटम जो होता है ना, देखो बेटा, एटम तीन चीजों से मिलकर बनता है, कौन कौन सी चीजों से, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम तीन चीजों से मिलता है आपको। ये है नहीं आपके सिलेबस में, लेकिन पिछली बार क्वेश्चन पूछ लिया था, तो मैं उसका इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। एटम किससे बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनता है, ठीक है, इतना ध्यान रखोगे। और क्या ध्यान रखोगे, एटम जो होता है बेटा, एटम में के स्ट्रक्चर में दो चीजें होती हैं। सेंटर में ये जो पॉजिटिव पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस, इसको हम क्या बोलते हैं, ये नो, इसके ये वाला पीडीएफ नहीं मिलेगा, ये जो मैं अब लिख रहा हूँ इसको आप लिख लेना, एक ही पेज है ये, ठीक है ना। एटम के सेंटर में क्या मिलता है आपको, न्यूक्लियस मिलता है, नाभिक मिलता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं बेटा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स। तो अगली बार आपसे क्वेश्चन अगर बनता तो वो यही पूछेगा, न्यूक्लियॉन्स किसके बने होते हैं। न्यूक्लियॉन्स को हिंदी में न्यूक्लियॉन्स ही बोलते हैं। तो न्यूक्लियॉन्स किसके बनते हैं बेटा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बनते हैं। न्यूक्लियॉन्स किसके बनते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बनते हैं। और ये जो सर्कुलर पाथ होते हैं इनको बोलते हैं हम ऑर्बिट, कक्ष। इन ऑर्बिट के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये था बेटा आपका केमिस्ट्री का सिलेबस, कंप्लीट हो गया, हमने सारे टॉपिक कर लिए, कुछ नहीं छोड़ा है, ठीक है। फिर भी कोई डाउट आए तो मैंने आपको नंबर बता रखा है, ये नंबर है, कुछ पूछना हो, ठीक है। दूसरा ये यूट्यूब चैनल है जहां से आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, एक एक टॉपिक वाइज मैंने आपको करा रखी है, और मैराथन में आपको मिक्स क्वेश्चन करा रखे हैं, ठीक है ना। और जनवरी में भी जो पेपर हुआ था उसका अलग से करवा रखे हैं, ठीक है ना, सारे डिस्कशन करवा रखे हैं, ठीक है। तो टॉपिक वाइज करने हैं आपको, और मैराथन भी करनी है। उसके बाद मैं आपको फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी या सेकंड वीक ऑफ स्टार्टिंग, सेकंड वीक ऑफ जनवरी के स्टार्टिंग में आपको नए क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। उसके लिए आप टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम का लिंक कहाँ पर मिलेगा, जब आप इसमें कोई भी वीडियो खोलते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होता है, वहां से उसको ज्वाइन कर लेना। फिर भी किसी को ना मिले तो ये नंबर है। और सीटेट की यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है, ऊपर प्लेलिस्ट में चेक करोगे, स्क्रॉल करोगे, सीटेट की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां से आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए बेटा, फिर भी कोई डाउट आता तो मैंने आपको चीजें बता दी। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इन फ्यूचर में काम ही आएंगे आपकी चीजें, ठीक है। कई बार ऐसा तो नंबर चेंज हो जाए, तो ये तो कभी चेंज होगी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि नंबर तो ऐसा हो जाता कई बार चेंज भी हो जाए, कोई भरोसा नहीं होता, ठीक है ना। तो ये चीज आपके साथ हमेशा परमानेंट रहेगी, कुछ भी पूछना हो साइंस के रिगार्डिंग, ठीक है। चलिए बेटा, तो अच्छे से तैयारी करना, कोई मुश्किल नहीं आता पेपर, बेफिक्र रहे, जो कराया नोट्स और जो अपने रिवीजन करके जाओगे वीडियो से, जो प्रीवियस ईयर देख के जाओगे, पेपर आपको होने में से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे सब्जेक्ट में परेशान होने की जरूरत है नहीं, मेरे सब्जेक्ट आसानी से हो जाएगा। बाकी अपना ध्यान दीजिए, और बाकी सब्जेक्ट पर भी हर बार हर साल काफी बच्चे सीटेट निकालते हैं हमारे बैच से, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक। आज कमेंट तो नहीं कर पाओगे, फिर भी कोई दिक्कत हो, ठीक है ना, आप पूछ लेना, ठीक है गाइस। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।
ठीक है, चलिए।